हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ने को आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि हम इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, मतलब इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस नाम हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन हम छोटी क्लासेस में सिर्फ इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे। अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस सेल में ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जैसे मसल सेल्स होते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया 1 या 2 ही हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स में डायग्राम नहीं बनाए हैं, पर मैंने डायग्राम का पेज नंबर मेंशन कर दिए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 135 पे देख सकते हो। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी इस तरह की शेप होती है, जैसे एक मैंगो की शेप होती है। लेकिन इस पिक्चर में इसको थोड़ा सा कट करके दिखाया हुआ है ताकि आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आराम से समझ सको। तो सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसमें एक मेम्ब्रेन है जो बाहर की तरफ होती है, उसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ है, उसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दैट इज द मैट्रिक्स, जो मतलब उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरह से जो टर्न्स दिख रहे हैं, इन टर्न्स को हम क्रिस्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आउटर मेम्ब्रेन के लिए OM सिंबल यूज करेंगे और इनर मेम्ब्रेन के लिए IM। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री पे, यानी कि उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। और उसके अलावा इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। क्रिस्टे जो है क्योंकि इस तरीके से होता है, तो ये क्रिस्टे क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है और वो एटीपी के रूप में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल्फ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। यहाँ पे आप सेमी शब्द भी लिख लोगे। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपना काम खुद कर ले, और सेमी मतलब कि आधे काम अपने आप कर सकता है और आधे काम के लिए ये सेल की मशीनरी पे डिपेंड करता है। और इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो इस वजह से ये जो है रेप्लिकेशन वगैरह कर सकता है, मतलब अपने आगे डिवीजन को खुद भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। एक चीज बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो हम आगे लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, या तो 70S होते हैं या 80S। तो जब हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो राइबोसोम है वो 80S होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों के अंदर भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो 70S राइबोसोम्स हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, वो आपके प्लास्टिड्स में भी होते हैं, और वो आपके प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। लेकिन जो आपका 80S राइबोसोम है वो आपका सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, जिसको आप प्लास्टिड या हिंदी में प्लास्टिड भी पढ़ते थे, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेगा, ये यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिना आपने शायद नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है, तो ये सिर्फ उनमें पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर ये नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। अब प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड के अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि वर्णक होते हैं जो उसको एक पर्टिकुलर कलर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो प्लांट को भी एक पर्टिकुलर कलर दे पाता है। तो प्लास्टिड्स को अगर हम पिगमेंट्स के हिसाब से क्लासिफाई करें तो प्लास्टिड्स 3 तरह के हो सकते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि क्लोरो नाम आ गया, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इनको ग्रीन कलर देता है और इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड।
तो अगर आपको अलग अलग तरह के कलर दिख रहे हैं वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर, तो दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो इसके अंदर बेसिकली कैरोटीन या ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब इनका या तो आप कह सकते हो कोई कलर होता नहीं, या आप ये कह सकते हो स्किन कलर टाइप इनका कलर रहता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इनको भी अगेन हमने इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखते हैं, जैसे पोटैटो में आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट जमा रहती है। इलायोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो अपने अंदर ऑयल और फैट को जमा रखते हैं। इसमें आप कोई भी सीड ले सकते हो जिससे आपको लगता है तेल मिलता है, चाहे वो कैस्टर है, चाहे वो मस्टर्ड है, ठीक है, या लिनसीड, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एल्यूरोप्लास्ट होते हैं जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करते हैं, जैसे मेज ग्रेन है या जो अलग अलग दालें, राजमा होते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप एक डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में कि अगर आप इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी देखो तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में आपको इस तरीके से बंडल्स दिखेंगे, इन बंडल्स को बोला जाता है थाइलाकोइड्स। तो थाइलाकोइड एक सिंगुलर है। अगर आप एक के ऊपर एक करते करते थाइलाकोइड्स का पूरा एक पाइलअप बना दो, उस पाइलअप को हम ग्रैना बोलते हैं। प्लूरल में आप इसको लिखोगे ग्रैना, सिंगुलर में आप इसको लिख सकते हो ग्रैनम। तो स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोइड्स हैं। थाइलाकोइड एक सिंगल यूनिट है। जब बहुत सारे थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हो जाते हैं तो वो ग्रैनम बन जाते हैं। और अलग अलग ग्रैना के थाइलाकोइड्स आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। तो यहाँ पर आपको मैं अगेन डायग्राम तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 136 पे जो डायग्राम है मैं उसी को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो जनरली बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अगेन उसी तरह की शेप है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, बट यहाँ भी उसको दिखाने के लिए हमने उसको कट किया है। तो यहाँ पर आपको जो ये छोटे छोटे से सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द थाइलाकोइड। जब हम एक के ऊपर एक थाइलाकोइड रखते जाते हैं, जैसे आप लगा लो 1 रुपए के आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, अगर आप एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख के ऐसे पूरी लाइन बना दो, एक पूरा ढेर बना दो, तो उस ढेर को हम बोलेंगे ग्रैनम। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सारी खाली जगह है दैट इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो ये सिंगल यूनिट दिख रहा है आपको ये थाइलाकोइड है। जब बहुत सारे थाइलाकोइड एक के ऊपर एक कॉइल अप हो जाते हैं तो ये ग्रैनम बन जाते हैं। सिंगुलर में आप इसको ग्रैनम बोलोगे, बहुत सारों को इकट्ठे लोगे तो आप इसको ग्रैना बोलोगे। तो अलग अलग ग्रैनम को, अलग अलग ग्रैना के थाइलाकोइड्स को आपस में जोड़ने के लिए आपको ये लाइनें दिख रही होंगी या ब्रिज दिख रहे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। तो जो स्ट्रोमा लैमेला है वो अलग अलग ग्रैना के थाइलाकोइड्स को आपस में कनेक्ट रखता है। तो जनरली एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से लेकर 100 ग्रैना हो सकते हैं और एक ग्रैनम के अंदर 20 से लेकर 50 तक थाइलाकोइड्स हो सकते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लगभग 40 to 52,000 से भी ज़्यादा थाइलाकोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन थाइलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए और 70s राइबोसोम्स होते हैं, जिस वजह से ये खुद से अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हम बार बार राइबोसोम वर्ड पढ़ रहे हैं। राइबोसोम का नाम बच्चों आपको इस लेसन में 3-4 बार सुनाई देगा। सबसे पहले आपने इसका नाम पढ़ा होगा जब हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस पढ़े थे, जैसा कि मैंने आपको वहां बताया था। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है वो 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s होते हैं। यहाँ पे एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, उनके नाम पे इसको स्वेटबर्ग यूनिट कहा जाता है, जिसको आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, मतलब अगर आप किसी भी सेल को या किसी भी राइबोसोम को बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे घुमाओगे सेंट्रीफ्यूज के अंदर, तो वो किस स्पीड से सेडिमेंट हो रहा है नीचे बैठेगा, वो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है जो कि 80s है, वो
दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 60S और 40S, मतलब इस तरीके से ये ज्वाइंट होते हैं। तो ऊपर बड़ा वाला सब यूनिट होगा, नीचे स्मॉलर वाला। इसी तरीके से जब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करते हैं जो कि 70S है, तो उसमें भी आपको दो कंपोनेंट्स दिखेंगे, ऊपर वाला 50S है और नीचे वाला 30S है। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। लेकिन जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S है। तो एक तो हमने बात करी कि राइबोसोम का नाम आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस में आएगा। एक जैसे मैंने भी आपको बात करी कि जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे या माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तब इसका नाम आया। एक हमने इसका नाम पढ़ा था ER के टाइम कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको हमने ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि सपोज अगर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर छोटे छोटे से आपको दाने दिखेंगे जिसकी वजह से ये खुरदरा लगता है। उन दानों को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की वजह से ही वो खुरदरापन होता है। और अब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जनरली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार कई बार आपके नॉर्मल एग्जाम में भी रहता है, नीट एग्जाम में भी आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स, की सबसे पहले इनकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने की थी 1953 में। और ये एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये विदाउट मेम्ब्रेन है। और ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, RNA और प्रोटीन्स। और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। तभी हमने RER में जब फंक्शन किया था तो ये पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब जहाँ भी प्रोटीन बनेगा हमारे शरीर में वहाँ राइबोसोम्स जरूर रहेंगे। तो अगर आपको इतने भी पॉइंट्स याद रहेंगे तो सफिशिएंट है।